बच्चों आज के लेक्चर में हमें बेसिकली स्टडी करना है टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे स्टडी करने से पहले हमको एक जनरल प्रोसेस की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है ये? अब बात ये आती है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, वो प्रोसेस देखिए, अगर प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टेट होगा। देखो सपोज करिए कि भाई ये मैंने ड्रॉ किया हुआ बेटे प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V वाला ये पॉइंट ग्राफ। अब किसी मोमेंट पे यहां पर प्रेशर P था, वॉल्यूम V था। टाइम के प्रोग्रेस करने पे अब ये देखिए चेंज हो रहा है। तो अब इस टाइम पर प्रेशर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया। तो अगर कोई चीज चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे कि बेटे क्या बोलेंगे, इसमें प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि स्टेट का चेंज करना, और इन प्रोसेस करते करते सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे प्रोपेगेट कर जाता है, पहुंच जाता है। एग्री करते हैं? तो प्रोसेस का बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई कि चेंज ऑफ स्टेट्स। क्लियर हुआ? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके इंटरमीडिएट स्टेट से होता होता फाइनल स्टेट तक पहुंचना, इसको बोलेंगे प्रोसेस। राइट? तो जो प्रोसेस होती हैं उनमें से चाहे प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैंने फिर से बोला कि हमें स्टडी करना पड़ेगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। क्वासी स्टैटिक का मतलब ही है स्टैटिक, वो प्रोसेस जो इतनी स्लो हो, इतनी धीमे धीमे हो कि इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे आने पे, नेक्स्ट पॉइंट से अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे आने में बहुत ज्यादा टाइम ले, धीमे धीमे मूव करेगी, तो उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्री करते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को डिफाइंड ऐसे भी किया गया है कि वो प्रोसेस जिसमें किसी भी स्टेट पे, चाहे वो स्टेट इनिशियल हो, चाहे वो स्टेट इंटरमीडिएट वाली हो, चाहे वो स्टेट फाइनल वाली हो, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, सिस्टम हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्री करते हैं बच्चे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नेचर में होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब यह होता है कि अगर हमने जिन कंडीशंस को यूज करके हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचे हुए हैं, अगर हम कंडीशंस को रिवर्स कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें, तो सारा जो पाथ होगा प्रोसेस एग्जैक्टली रिट्रेस करेगी, उसी पाथ पे चलेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बोलेंगे रिवर्सिबल है। अब मान लीजिए कि हम इनिशियल स्टेट से पहुंचे फाइनल स्टेट, इसके बाद मैंने कंडीशंस को रिवर्स भी कर दिया, लेकिन पाथ रिट्रेस नहीं हुआ, पाथ कोई दूसरा आ गया, तो बोलेंगे कि प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल है। एग्री करते हैं? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है जितनी भी होती हैं, ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। मींस अगर हमने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया तो जो प्रोसेस होगी वो एग्जैक्टली अपने प्रीवियस पाथ को रिट्रेस करेगी, किसी दूसरे पाथ पे नहीं जाएगी। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बच्चे देखो, मैंने वही लिखा हुआ है, ये आपको बस के नोट करना है। दीज आर प्रोसेस इन विच एट एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो ओनली वेरी स्लो प्रोसेस, मैंने क्या बोला? वेरी स्लो प्रोसेस। नेचर में वेरी जो स्लो प्रोसेस होंगी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्री करते हैं? हाँ, लेकिन अभी जब हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे अपना, तो उस थ्योरी में हम जितनी भी प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे कि हम आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जितनी भी पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस, वो सारी की सारी प्रोसेस क्वासी स्टैटिक एज्यूम की जाएंगी। रियल लाइफ में होती नहीं है, बट हमको 12th स्टैंडर्ड पे एज्यूम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस पढ़ेंगे उन प्रोसेस में एक प्रोसेस आएगी एडियाबेटिक प्रोसेस, उसको क्वासी स्टैटिक एज्यूम नहीं किया जाता है, बाकी सारी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक एज्यूम किया जाता है। मींस जितनी अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें एडियाबेटिक को छोड़ करके बाकी सारी के सारी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल होगी। अब ऐसा क्यों होगा? जब हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस को अपने आप जान जाएंगे। अभी नोट करना है कि इन थ्योरी वी एज्यूम ऑल द प्रोसेस टू बी क्वासी स्टैटिक एक्सेप्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस कैसी होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पहले इसको नोट करिए, फिर हम एंट्री करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस में। बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे आते हैं।
बच्चे इन जनरल जो लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है बेटे इनफाइनाइट तरह की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं, और वो इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोसेस सारी की सारी अपने कोर्स में है। ठीक है, स्कूल लेवल पे इनफाइनाइट कोर्स में नहीं है, स्कूल लेवल पे केवल 5 हमारे कोर्स में है। और अगर हम एक प्रोसेस 6 और ऐड कर देंगे तो हम लोग ओवरऑल नेचर में पाई जाने वाली सारी इनफाइनाइट प्रोसेस की स्टडी कर लेंगे। और कंपटीशन में चाहे वो नीट एंट्रेंस हो, चाहे वो जेईई मेन एंट्रेंस हो, चाहे वो जेईई एडवांस एंट्रेंस हो, हर एक में इनफाइनाइट प्रोसेस कोर्स में है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बेसिकली वो इनफाइनाइट प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट को पढ़ने के लिए ये नहीं होगा हमारी हेडिंग बनेगी इनफाइनाइट, हमारी हेडिंग केवल 6 बनेगी और हम उन 6 प्रोसेस को पढ़ करके हम नेचर में पाई जाने वाली इनफाइनाइट प्रोसेस की इनडायरेक्टली स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने वही लिखवाया बेटे हुआ है, आप कॉपी कर लीजिए। इन जनरल देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड दे आर, वो सारी कौन सी हैं? नंबर 1 साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। नंबर 2 नोट करिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर 3 इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। नंबर 4 इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 5 इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 6 इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बच्चों एक्चुअल में स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो केवल फर्स्ट 5 कोर्स में है, साइक्लिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोगों को एक्स्ट्रा और पढ़नी पड़ती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और ये जो मैंने प्रोसेस लिखी हुई हैं ये उनकी इंपॉर्टेंस का असेंडिंग ऑर्डर है। लीस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीट्रॉपिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशली हमको आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक को बहुत ढंग से स्टडी करना है, बिकॉज मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर के आते हैं वो इन तीनों ही प्रोसेस पर बेस्ड आते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों प्रोसेस की स्टडी करेंगे। और जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ये हमारी सबसे एलिमेंट्री प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ सिस्टम, बेटर रहेगा एक बार मैं डायग्राम बना दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस, हम जो भी डायग्राम बनाते हैं वो थ्योरी में हमेशा रेफरेंस डायग्राम बनता है पीवी में, बिकॉज जो वर्डन होता है बच्चे वो इंटीग्रल पीडीवी होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, है ना। तो इसलिए हम पीवी में ही जितने भी हम डायग्राम पढ़ेंगे थ्योरी में वो हम रेफरेंस डायग्राम पीवी में तो बनाएंगे ही बनाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मैंने बता रखा आपको हुआ था कि भाई एक क्लोज्ड, फिजिक्स वाइज क्लोज्ड लूप तब कहलाता है जब इसमें एक प्रॉपर सेंस होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई यहां पर एक ही सेंस है, अगर आप देखें क्लॉकवाइज तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही एक ही हो जाएंगी, है ना। तो ये ऐसा, तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अदर डिफरेंट स्टेट्स, उसको अलग अलग स्टेट्स से होके लेके गए एंड फाइनली ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट, और फाइनली उसको दोबारा हम कहां लेके आ गए? अपनी इनिशियल स्टेट पे लेके आ गए। देन दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब इनिशियल स्टेट से अलग अलग स्टेट्स होते होते फाइनली भी वो इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ये बना हुआ है, क्लियर हुआ। और साइक्लिक प्रोसेस तब होगी जब उसका प्रॉपर एक सेंस होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पोर्शन क्लॉकवाइज है, कुछ पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे ध्यान दो, इस केस में अगर आप ध्यान दें इनिशियल पॉइंट के हिसाब से यही पी आई हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ये पी फाइनल भी हो गया। ऐसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इनिशियल वॉल्यूम हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ये फाइनल वॉल्यूम भी हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस
in cyclic process, initial pressure equal to final pressure, initial volume equal to final volume दिख रहा है। क्या बच्चे इस प्रोसेस में हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली 100% यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज मैं बता चुका था आप लोगों को कि जितनी भी हम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे चीजें, वो सारी की सारी आइडियल गैस में ही रेफरेंस थ्योरी में ली गई हैं। तो 100% हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो बच्चे अगर हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है बच्चे, दैट इज PV इक्वल टू nRT, ठीक है। T बेटे कितना हो गया? PV डिवाइडेड बाई NR हो गया। हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने बता स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, उसी पे चल रहे हैं। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा, ठीक है बच्चे। एक्सपेरिमेंट करने में मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन जो एक नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ गैस देखिए, गैस ना तो यहां से कुछ बाहर जा रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ना यहां कोई होल बना हुआ है, और ना उस होल से गैस अंदर आ रही है। तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पूरी प्रोसेस में कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, चाहे प्रोसेस कोई भी क्यों ना हो। वरना बता देगा कि भाई इसमें गैस यहां से लीक कर रही है, और अब लीक कर रही है तो ऑब्वियसली गैस का नंबर ऑफ मोल्स लगातार कम हो रहे हैं। बता देगा गैस इसमें इंजेक्ट की गई है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए। जब तक ये मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या मानेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे हैं? वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, ठीक है। आर बेटे यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये तो ओवरऑल कांस्टेंट हो ही गया, क्लियर है। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा कि T इनिशियल कितना होगा, तो हम बोलेंगे P इनिशियल V इनिशियल अपॉन NR, बिकॉज NR सेम रहेगा। और बच्चे अगर यहां से हम T फाइनल निकालेंगे तो ये आ जाएगा P फाइनल इंटू V फाइनल अपॉन NR। और बच्चे P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल, V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल, तो इसको मैं लिख सकता हूं P इनिशियल इंटू V इनिशियल अपॉन NR। और ये बेटे हो गया T इनिशियल। मतलब हमने एक बात और देखी कि अगर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी इक्वल होंगे। बोलो बच्चे, होंगे। फॉर ये ध्यान रखिए, फर्स्ट लॉ में जो भी हम थ्योरी करते हैं डिफाइन की गई है आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल सेम है, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होंगी, बिकॉज फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बच्चे इसका मतलब डेल्टा U ये क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल, UF और UI इक्वल हैं। तो बच्चे क्या यहां से डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई? यस, हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा हमने कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फर्स्ट लॉ बिकम्स, क्या बन जाएगा बेटे? डेल्टा Q इक्वल टू होता क्या है? डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U तो 0 आ गया, तो बच्चे यहां से डेल्टा Q इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ की शेप बन गई। क्लियर है ये? ठीक है। हीट गिवन टू सिस्टम इज यूज्ड ओनली इन वर्डन बाय द गैस। क्लियर हुआ ये? तो ये हो गया, हमने फिनिश किया साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हुआ बेटे ये? अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल लास्ट की 3 इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है हाँ, लेकिन जो लास्ट के 3 प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को हर एक प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ढंग से समझना होगा। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकेंड प्रोसेस पे आएंगे, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा बेटे हुआ है इसे हमने करा अंडरलाइन, बिकॉज इस स्पेशल प्रोसेस में वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एग्री करते हैं, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर हुआ, इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस, इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ, जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उन सारी प्रोसेस में एक बात ये पहले से ही एज्यूम्ड है, ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो सिस्टम के अंदर गैस का अमाउंट है, जो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है, जो गैस का मास है, एक ही बात है ना, ठीक है, वो कांस्टेंट है। मतलब पूरी प्रोसेस में चाहे पिस्टन नीचे आए ऊपर आए, जो ये बेसिकली जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है या सिस्टम के अंदर कितना गैस का मास कंटेंट है या सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो पूरे कांस्टेंट है। ये किसी भी प्रोसेस में बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले से प्री एज्यूम्ड है। गैस ना तो इस सिस्टम में इंजेक्ट की जा रही है और ना गैस यहां से रिलीज हो रही है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यस, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट एरो पर आइए। टू ऑब्टेन, हमने हेडिंग लिखी, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, to obtain the expression for work done obviously by the gas, हम वर्क डन बाय द गैस का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चे। वी नो कि वर्क डन इक्वल्स टू, बेटे करा था हम लोगों ने, द जनरल फॉर्मुलाइज इंटीग्रल पीडीवी, क्यों बच्चों, सही है। अच्छा, अब बेटे ये देखो इस प्रोसेस में वॉल्यूम कैसा है, पूरा कांस्टेंट है। तो अगर हम dV, अगर हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्यों, बिकॉज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, इसलिए dV जीरो हो गया। शायद मेरी बात आप बहुत इजीली कैच कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बेटे यहां पर तो dV जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर जीरो आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। अब जीरो को कितनी बार भी ऐड करोगे, जीरो प्लस जीरो कुछ भी करते रहोगे, अल्टीमेटली जीरो आएगा। तो इस केस में वर्क डन जीरो आ गया, वर्क डन जीरो आ गया, बोलो बच्चे। और एक बात और ध्यान दो, इस केस में वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर बेटे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रैक्टिकली ये केवल तभी हो सकता है, देखो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने गैस को हीट करना चालू किया। अब बेटे यहां से तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, डेल्टा क्यू के अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा हूं। एनर्जी देने से इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा मोमेंटम से इसको प्रेशर देंगे, तो ऑब्वियसली पिस्टन को ऊपर आना चाहिए। बट यहां पर पिस्टन ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज पिस्टन अगर ऊपर गया या नीचे गया तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा। और यहां पर वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली इस बार ये जो पिस्टन है वो कैसा है बेटे, ये पिस्टन इज फिक्स्ड। यस, इस बार जो है हमने पिस्टन को फिक्स रखा हुआ है, क्लियर हुआ। ये पिस्टन इस बार मूवेबल नहीं है, पिस्टन को फिक्स कर दिया गया है। एग्री करते हैं। तो ये अगर कभी ऐसे बोल दें कि भाई प्रोसेस में जो पिस्टन है वो नॉन मूवेबल है, मूव नहीं कर सकता है, या पिस्टन फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस के फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब ये तो जीरो हो गया। सो यूजिंग first law of thermodynamics, that is delta Q equal to delta U plus delta W, delta W जीरो हो गया। यस, तो यहां पर क्या आ गया, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U। ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बन गई, किसके लिए, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो डिफाइन मैंने ऐसे किया कि वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अकर करती है उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस the amount of energy given to the system is used only in a change in internal energy of the ideal gas। बोलो बच्चे, जो भी हम एनर्जी देंगे वो केवल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज आएगी। उसका कोई भी पार्ट वर्क डन बाय द गैस में नहीं जाएगा। क्यों, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज पिस्टन इज फिक्स्ड। वो रिजिड फिक्स्ड है, वो नॉन मूवेबल है, मूव नहीं कर सकता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट एरो बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हुआ ये, लिख दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्राफ तो बच्चे कंफर्म है, हमको पीवी ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, कोई डाउट ही नहीं उसमें है, बिकॉज जो भी हम थ्योरी करते हैं वो पीवी ग्राफ के रेफरेंस में ही करते हैं, बिकॉज वर्डन होता है इंटीग्रल पीडीवी। हाँ बेटे, ग्राफ में जो पहले बोला जाता है उसको प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस में, बाद वाले को एक्स एक्सिस में। मैंने कहा पी वी, तो पी इज प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस एंड वी इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ ग्राफ ये ऐसा बनेगा। हाँ, एरो ऊपर भी आ सकता है, अगर एरो ऊपर आया तो अभी भी ये आइसोकोरिक तो है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए जा रहा है ऐसे, हर एक पॉइंट पे अगर हम वॉल्यूम पे मिलाएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू वही आएगी। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बट ये बता रहा है कि प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि ये एरो डाउन भी लग जाए। अगर एरो डाउन लग जाएगा तो इसका मतलब अभी भी आइसोकोरिक है, बट ये इस बार क्या हो रहा है कि प्रेशर कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रोग्रेस डिक्रीज कर रहा है। तो एरो कहीं पर भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा एग्जैक्ट सिचुएशन किस टाइप की है। ठीक है, बट लेकिन ये आइसोकोरिक का पीवी डायग्राम हो गया। हाँ, अगर बच्चे मैं वीपी डायग्राम बनाता हूं, वीपी तो बेसिकली क्या है कि भाई वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, तो ये ऐसे बन जाएगा इस बार। देखो ना, हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम कैसा आ रहा है, किसी को मिलाइए वॉल्यूम से तो वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, एरो ऑब्वियसली कहीं पर भी आ सकता है, अगर ऐसे आएगा तो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? और अगर मान लीजिए एरो ऐसे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो ये हमने डायग्राम बनाया। एक डायग्राम बच्चे और है, ठीक है, वो डायग्राम बनता है आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर P वर्सेस टेम्परेचर T में। हमने क्या करना है, हमने प्रेशर P वर्सेस टेम्परेचर T में आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे पहले हम उसकी वर्किंग को यहां पर शो कर रहे हैं कि बेसिकली वो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे बन के आएगा। बच्चों ने ये बताइए, क्या यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन होल्ड करेगी? डेफिनेटली होल्ड करेगी, किसी भी प्रोसेस में होल्ड करेगी, कहने की वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैं ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसकी शेप स्ट्रेट लाइन आएगी, पैराबोला आएगी, एलिप्स आएगी, कैसी आएगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग, मैंने क्या लिखा, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चे, ये होती है PV इक्वल्स टू nRT। मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मेरे को एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए है, मेरे को एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए है जो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए P और T की फॉर्म में आए, P और T की फॉर्म में आए। तो बेटा देखो भाई, P भी है और T भी है, तो P को मैंने अलग करा, ये बेटे कितना आ गया, NR अपॉन V टाइम्स T। बोलो बच्चे, N नंबर ऑफ मोल्स। ये हमेशा कभी भी जब तक आपको एग्जामिनर ये ना बताए, क्लियर हुआ, लेकिन जो भी हम थ्योरी में कर रहे हैं, जो भी हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे, जो फॉर्मूले हमारे पास बन के आएंगे वो तभी वैलिड होंगे, बिकॉज इनको जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि अंदर जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका मास कैसा है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। क्लियर हुआ ये? अगर इन केस मास चेंज करेगा तो फिर हमको फॉर्मूला नया डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर हमारे जो भी फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे आगे फॉर एनी प्रोसेस वो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम जनरल से बात कर रहे हैं, जहां पर वॉल्यूम कैसा है, सॉरी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर बेटे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इस प्रोसेस में वॉल्यूम भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो बेटे एन आर अपॉन वी एंटायर पूरा कैसा बन गया, पूरा ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है बच्चे, प्रेशर को हमने रिप्लेस किया वाई एक्सिस से, बिकॉज प्रेशर को प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस में, तो मैंने इसको रिप्लेस किया वाई से, टेम्परेचर को रिप्लेस किया एक्स से। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम टाइम्स एक्स की इक्वेशन बन रही है, और जहां पर ये जो बेटा कॉन्स्टेंट एम है, जो कॉन्स्टेंट एम बन रहा है, इसको स्लोप बोलेंगे, इसकी वैल्यू एन आर डिवाइडेड बाई वी आ रही है। क्यों बच्चों?
एग्री करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये y इक्वल टू mx की फॉर्म में आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, बोलिए ऑरिजिन। y इक्वल टू mx अगर है तो c 0 है, मतलब इसके जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। अब देखो बेटे, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये ग्राफ का जो है कभी भी ऑरिजिन को टच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की ट्राई करिएगा। बिकॉज अगर इसने टच कर दिया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, तो प्रेशर 0 हो गया और टेम्परेचर 0 हो गया, ठीक है। 0 प्रेशर तो प्रैक्टिकली हो सकता है वैक्यूम में, लेकिन टेम्परेचर T लिखा हुआ है, T हो गया केल्विन वाला, और 0 केल्विन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आइडियली तो पॉसिबल है बुकिश लैंग्वेज में, बट रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेक्निकली हमें यहां पर एक एरो इंपोज करना चाहिए। एरो मींस हो गया टेंडिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, बट इस पे कभी पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट 0 कैन नेवर पॉसिबल रियलिटी, ठीक है ना। बच्चे ये ग्राफ बन गया। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूंगा तो आप जरा मुझे बताइए वैल्यू ऑफ tan थीटा कितनी आ रही है, वो लिखी हुई है NR डिवाइडेड बाई V, शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बेटे हमने देखो डिस्कस किया थर्ड पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इसके बाद फिर नेक्स्ट एरो पे आते हैं। हर एक एरो एक बेसिकली पॉइंट है, ठीक है ना, हमें उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट एरो पे आएंगे, इस एरो पे स्टार लगाइए। ये एक एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बेटर है कि हम इसको नोट की फॉर्म में लिखें, बिकॉज ये रियलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट करेंगे, ठीक है। देखिए, इफ ए फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए for an isocoric process dV as well as delta V equal to 0। देखो ध्यान देना बच्चा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होगा, और डेल्टा वी मींस लार्ज, अगर हम टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो लार्ज टाइम इंटरवल में भी जो है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चाहे डीवी की बात करें, डीवी भी क्या हो गया, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो बहुत स्मॉल टाइम में भी वॉल्यूम तो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा, तो स्मॉल टाइम में भी नो चेंज इन वॉल्यूम मींस फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम होगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब डेल्टा मतलब हो गया फॉर लार्ज टाइम इंटरवल, तो लार्ज टाइम में भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, क्लियर हुआ ये, तो ओवरऑल डेल्टा वी भी 0 आ गया। एग्री करते हैं। देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, समझने का, मैं इसको इतना अब ये तो आपको लगा रहा होगा बहुत इजी पॉइंट है, सर ने इसको नोट में क्यों लिखवाया हुआ है, वेट करिए, ध्यान दीजिएगा। देखो इफ dv इक्वल टू 0, अब देखो dv इक्वल टू 0 को नॉट कांस्टेंट, इफ dv इक्वल टू कांस्टेंट भी 0 तो कांस्टेंट में 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। इफ dv इक्वल टू 0, क्लियर हुआ ये, देन द प्रोसेस मस्ट बी, देखो बच्चे क्या लिखा मैंने, मस्ट बी आइसोकोरिक। अभी मैंने क्यों लिखा अभी मैं बताऊंगा आपको। थर्ड पॉइंट पे आइए, इफ डेल्टा वी इक्वल टू, देखो बेटे आइसोकोरिक में तो डीवी और डेल्टा वी दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डीवी एज वेल एज डेल्टा वी बोथ आर 0, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले कि इफ डीवी इक्वल टू 0, ठीक है, तुम बोलेंगे प्रोसेस मस्ट बी आइसोकोरिक। क्यों? बिकॉज डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का ही 0 आ सकता है। बट इफ डेल्टा वी इज 0, डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, अब की बार मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो एक लार्ज टाइम इंटरवल में किया हुआ है, ठीक है ना। तो इफ डेल्टा वी इक्वल टू 0, यस, देन द प्रोसेस, देखो बेटे मैंने क्या लिख दिया, मस्ट बी की मे बी, यस, मे बी आइसोकोरिक, यस। देखो बच्चे पहले आपने इसको नोट करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो यहां पर तो क्या आ गया, मस्ट बी आइसोकोरिक, और यहां पर बोला गया है मे बी आइसोकोरिक, क्लियर है ये। सबसे पहले आप इसको लाइन करिए, ठीक है ना, और मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मस्ट को भी डबल लाइन करिएगा और यहां पर जो मे लिखा है इसको भी डबल लाइन करिएगा, ठीक है। देखो बच्चे
अगर dv जीरो है तो आइसोकोरिक में दोनों जीरो होंगे। मैंने पहले बता दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो पक्की बात है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल टाइम में लार्ज टाइम में दोनों में कांस्टेंट आएगा। बट अगर एग्जामिनर ऐसे कहता है कि इफ dv जीरो तो कंफर्म है कि प्रोसेस मस्ट बी आइसोकोरिक, बट अगर डेल्टा v जीरो है तो प्रोसेस में भी आइसोकोरिक। कैसे है जरा समझने की ट्राई करिएगा बच्चे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना बच्चा। देखो ये P V मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया। सिर्फ फॉर इंस्टेंस ये एरो बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है बच्चे। ये बताओ इस केस में एरो को देख के बताइए, ये बच्चे ये पॉइंट इनिशियल स्टेट का हो गया, ये वाला पॉइंट फाइनल स्टेट का हो गया। बच्चे इनिशियल जितना वॉल्यूम आ रहा है क्या फाइनल भी उतना ही वॉल्यूम है? बिल्कुल है। आप चेक करिए, इनिशियल वॉल्यूम भी देखिए इतना ही आएगा और फाइनल वॉल्यूम भी बेटे बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर डेल्टा v जीरो है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा dv की, dv डिफरेंशियल, तो टाइम बहुत छोटा है, तो छोटे टाइम में देखिए यहां से यहां पर आ पाएगा, यहां से यहां नहीं आ पाएगा। तो यहां से यहां पर आया तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम डिफर हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस केस में देखो बेटे dv जीरो नहीं आ पाएगा, बिकॉज dv जीरो तभी आ पाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो कभी आ पाएगा जब वॉल्यूम थ्रू आउट कैसा होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एग्री करते हैं? यस। तो देखो चेक करो कि अगर डेल्टा v जीरो इस प्रोसेस में, डेल्टा मींस हो गया बहुत लार्ज इंटरवल की बात करी गई है, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जो फाइनल होगा वही इनिशियल होगा, ये जीरो आ गया। क्यों हो गया जीरो? यस, बिकॉज vi इक्वल टू vf है। हाँ, और dv नॉन जीरो क्यों आ गया? बिकॉज v जो है वॉल्यूम पूरे उसमें प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं है। एग्री करते हैं? तो अगर डेल्टा v जीरो है तो प्रोसेस में बी आइसोकोरिक, में नॉट बी आइसोकोरिक। एग्री करते हैं? इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जिसमें dv, वो प्रोसेस जिसमें dv नॉन जीरो होता है और डेल्टा v जीरो होता है, उसको बोलते हैं नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को अगर कहीं लिखा मिले, कोई ऐसी कंडीशन लिखी मिल जाए, द प्रोसेस इन विच डेल्टा v इज जीरो बट dv इज नॉन जीरो, क्लियर हुआ? तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बच्चे ये नॉन आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, हालांकि ये मतलब केवल आपके अभी तो हम लोग केवल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, ये बताओ पहले क्या इस केस में वर्डन जीरो आएगा? नहीं, बिकॉज वर्डन तो जीरो बेटा केवल कब आता है? वर्डन जीरो कब आता है? जब प्रोसेस एग्जैक्टली आइसोकोरिक होती है, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, dv जीरो होगा। बिकॉज फार्मूले में तो क्या आ रहा है? इंटीग्रल p डेल्टा v की इंटीग्रल p dv आना चाहिए। तो dv जीरो केवल तभी हो पाएगा जब प्रोसेस आइसोकोरिक होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नॉन आइसोकोरिक है, तो यहां पर वर्क डन तो जीरो नहीं हो सकता है। अब जीरो नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जरा आप सोचिए, स्क्रीन को पहले पॉज करिए, पहले सोचिए कि भाई इसका वर्डन पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, और उसके बाद फिर आप मेरे आंसर को देखिएगा। ठीक है, देखो बच्चे, ये आप देखो, ये क्लोज कर्व है कि ओपन कर्व है? ओपन कर्व है, ठीक है ना। हमने क्या करा, इसकी एक्सट्रीमिटीज को मिलाया वॉल्यूम एक्सिस से, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस, तो डेफिनेटली ये वाला ही एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। एग्री करते हैं? ठीक है, अब यहां पर वो चल नहीं पाया कि देखो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वर्डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन वर्डन बाय द गैस इज टेकन एज नेगेटिव। क्योंकि यहां पर तो भाई वॉल्यूम पहले देखो, अगर हम इसको बीच से ब्रेक करें, यहां से ब्रेक कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है पहले भी आप लोगों को, एक एरो ऐसे बनेगा, एक एरो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की अगर बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, तो देखो देखिए वॉल्यूम पहले ज्यादा है, फिर कम होते होते यहां पर आकर के सबसे कम हो गया। तो ये वाला जो वर्डन हुआ, ये वाला, इतने प्रोसेस में ये ओपन कर्व है, तो इसकी एक्सट्रीमिटीज को मिलाइए वॉल्यूम एक्सिस से, तो पूरा ये ब्लू लाइन जो बन रही है, ब्लू वाला बताइए वर्डन नेगेटिव आएगा बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है। और इसके बाद देखिए, जब ये यहां से यहां पर जाएगा, तो देखो देखिए ये ओपन कर्व, इसकी भी एक्सट्रीमिटीज मैंने मिलाया वॉल्यूम एक्सिस से,
एरिया एनक्लोज बाय द कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस, तो बेटा ये वाला एरिया आ गया ब्लैक वाला शेडेड पोर्शन, और ये इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लैक वाला पॉजिटिव आएगा। बच्चे ब्लू में बड़ा है एरिया वो नेगेटिव है, ब्लैक में कम एरिया बन रहा है पॉजिटिव वाला। तो ओवरऑल इस केस के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि इस केस के लिए डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू सर नेगेटिव आएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एग्री करते हैं? ठीक है, तो ये बेटा हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइसोकोरिक में जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब की बार क्या निकालना है? टू कैलकुलेट, हमें क्या करना है? टू कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ है बेटे कि बल्क मॉडुलस केवल डिफाइंड होता है लिक्विड और गैसेस में, है ना। लिक्विड और गैसेस के केस में हम यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस की बात नहीं करते हैं, बिकॉज शियर मॉडुलस तो लिक्विड और गैसेस में 0 आएगा और यंग मॉडुलस लिक्विड और गैस में डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना। तो टू कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, ऑब्वियसली किसके लिए कर रहे हैं? तो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब की बार में क्या करना है? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चे वी नो बल्क मॉडुलस, याद करिए पढ़ा होगा आपने, बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस बेटे होता है चेंज इन प्रेशर, और स्ट्रेन बेटे होता है चेंज, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। याद आया? ये आता है बल्क मॉडुलस। अब ऑब्वियसली मॉडुलस बोला गया है तो इसका मॉडल लेंगे। तो अगर हम इसको बेटे रीअरेंज करें तो मैं कह सकता हूं कि बल्क मॉडुलस इज V टाइम्स dP डिवाइडेड बाई dV। क्यों बच्चों? बच्चे इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? तो बताइए dV डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 बेटे कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर किया कि बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इन्फिनिटी। मेरा पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों का आइसोकोरिक प्रोसेस में जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने सारे फिनिश किए। बच्चों थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो थर्ड इज आइसोबारिक प्रोसेस। ये तो हेडिंग फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो तो हो गया, आप कॉपी कर लीजिए। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो जो भी हम ड्राइव करेंगे वो तभी वैलिड हो पाएगा, वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज तभी कर पाएंगे जब नंबर ऑफ गैस ऑफ मोल्स कैसे हो? कांस्टेंट रहे। तो प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए बच्चे नेक्स्ट वही उसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस, क्या करना है? टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस। ऑब्वियसली हम बाय द गैस की बात करते हैं, ऑन द गैस निकालना होगा तो माइनस कर देंगे। बच्चे वर्क डन का तो यूनिवर्सल फार्मूला केवल एक ही होता है, वो बेसिकली इंटीग्रल F डॉट dRE था, उसी को कन्वर्ट किया हमने इंटीग्रल PdV में। तो यूजिंग फार्मूला डेल्टा W इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV, बोलो बच्चे यूज कर सकते हैं। अच्छा अब जरा मुझे बताओ बच्चे, इस केस में प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। हमेशा नहीं है, केवल इस केस में कैसा है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से आउटसाइड निकाल सकते हैं। तो बच्चे ये बन गया, देखिए P टाइम्स इंटीग्रल dV। क्यों बच्चों? अब लिमिट किसकी आती है? जो D के साथ लिखा होता है। D के साथ क्या लिखा बेटे हुआ है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्लियर है ये बच्चे? इसको सॉल्व करेंगे तो dV का इंटीग्रल V आया, लिमिट इंपोज करी VI टू VF। तो यहां से बेटे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आ गया तो यहां से डेल्टा W कितना आ गया? P बाहर हो गया, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल इज डेल्टा V। ये जो लिखा बेटे हुआ है ये हो गया बिकॉज डेल्टा V इज फाइनल माइनस इनिशियल। आप उससे बोलेंगे सर dV भी तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चे इंटीग्रल किया गया है,
डी मतलब हो गया वेरी स्मॉल, तो बहुत ही छोटे छोटे वॉल्यूम को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम को अगर हम ऐड करेंगे तो हम लोगों को लार्ज वॉल्यूम मिलेगा। तो बताइए जब इंटीग्रल डीवी करेंगे तो टेक्निकली वो डीवी आएगा कि डेल्टा वी आएगा? डेल्टा वी आएगा, इसलिए यहां पर डेल्टा वी लिखा गया। एग्री करते हैं? तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू, ये बन गया पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू बेटे हो गया पी टाइम्स डेल्टा वी। एग्री करते हैं? ये हमारे पास में यस एक अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। तो बेटे देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू 0 आ गया था, साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा यू 0 आ गया था। इस प्रोसेस में अभी कुछ 0 नहीं आया, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला बन गया पी टाइम्स डेल्टा वी। ड्राइव किससे किया गया है? इंटीग्रल पीडीवी से। एग्री करते हैं? अच्छा बच्चों, क्या यहां पर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं? 100% यूज कर सकते हैं। लिख दीजिए यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया, दैट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी ऑफ पी वी। मैं किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, सिंपल डिफरेंशिएटिंग। तो डी ऑफ पी वी और इधर भी क्या आ गया? डी ऑफ एन आर टी। बच्चे प्रेशर तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, तो ये आ गया पी डी वी। एक्सपेरिमेंट में आर तो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट हम जो भी कर रहे हैं उसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि गैस का मास, गैस का नंबर ऑफ मोल्स, गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, तो एन आर पूरा पूरा बेटे कांस्टेंट आ गया। ये आ गया डी टी। यस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब डी वी की जगह डेल्टा वी अगर मैं कर दूं तो यहां बेटे क्या आ गया? एन आर डेल्टा टी। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ? मैंने आइसो, हाँ लेकिन देखिए ये भी चीज तब बनेगी जब हमने प्रेशर को आउटसाइड निकाला, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो P इंटू डेल्टा वी की वैल्यू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस एन आर डेल्टा टी भी एक्स्ट्रा आ रही है। एग्री करते हैं? यस, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू हमारे पास में आई थी P डेल्टा वी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। ये आ गया वर्डन बाय द गैस का एक्सप्रेशन, वर्डन बाय द गैस का फार्मूला फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूले को आप आइसोबारिक प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या बन जाएगी इस केस में, तो मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कुछ जीरो यहां पर नहीं हुआ, बट लेकिन हाँ यहां पर क्या हुआ? डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू जो था उसकी वैल्यू में लिख सकता हूं पी टाइम्स डेल्टा वी। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? यस, पी टाइम्स डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, प्रोसेस में जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो आप जरा समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। डेल्टा क्यू की बात करें अगर हम लोग, तो डेल्टा क्यू हमने अलग से पढ़ा हुआ था, इसकी वैल्यू होती है एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। और मैंने बताया था कि प्रोसेस में जो चीज कांस्टेंट होती है वो लिखी जाती है। अब जरा मुझे बताइए कि डेल्टा क्यू इस वाले में, बताइए इस वाली प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है? इस बार प्रोसेस जो हो रही है उसमें प्रेशर कैसा है? उसमें प्रेशर है कांस्टेंट आइसोबारिक में, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू में लिख सकता हूं एन कैपिटल सी पी डेल्टा टी। और डेल्टा यू विदाउट एनी डाउट, डेल्टा यू चाहे प्रोसेस कोई भी क्यों ना हो, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आती है? एन सी वी डेल्टा टी। हाँ मैंने बोला डेल्टा यू अगर आता है, अभी देखा हमने कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 हो जाता है ना, तो डेल्टा यू अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी। ये Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या हो गया? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यस। नेक्स्ट एरो पर आते हैं, लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। ऑब्वियसली हम पहला जो ग्राफ बनाएंगे बच्चे वो तो बनाएंगे P और V में, तो प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V में मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो आइसोबारिक इस बार है तो प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है ना। एरो किधर भी आ सकता है, ठीक है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। अगर एरो बेटे ऐसे आ गया फॉर एग्जांपल, जरा बताइए इस केस में ये तो दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है। अगर किसी भी पॉइंट को मैं प्रेशर से मिलाऊंगा तो वैल्यू सेम आएगी। हाँ, ओपन कर्व है, क्लियर हुआ। तो एक्सट्रीमिटीज को मिलाइए वॉल्यूम एक्सिस से। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में बताइए मेरे को वर्क डन कैसा आया, तो देखो देखिए वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं बोलूंगा इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, ये ग्राफ बन गया आइसो बारीक प्रोसेस के लिए। ऐसी बेटे अगर हम पीवी ग्राफ ऐसे कर लें, ये भी आइसो बारीक के लिए बना हुआ है, ठीक है ना, एग्री करते हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यस, मेरे को एक ग्राफ और प्लॉट करना है, वीटी ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करना है। किसके लिए? फॉर आइसो बारीक प्रोसेस, ठीक है। कैसे करना है आपको पता पहले से ही है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू क्या बेटे हो गया? NRT, ठीक है। अब मेरे को तो चाहिए इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ V एंड T, तो V को रखा अलग, इसको ले गए NR/P टाइम्स T, पहले भी कर चुके हैं। बट NR तो एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेंगे। और बताइए इस बार आइसो बारीक में प्रेशर भी कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये पूरा पूरा NR/P बेटे कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम को लिखा गया है y एक्सिस पे, टेम्परेचर को लिखा गया है x एक्सिस में। तो बेटा क्या ये y इक्वल टू mx की फॉर्म में बन गया? यस। और y इक्वल टू mx जो बेटे होता है वो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये भी क्या करेगा, एक ऐसी लाइन बनेगी जो ऑरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बनेगी है। हाँ, ऑब्वियसली यहां पर टेंडिंग वाला एरो बनेगा, बिकॉज किसी भी वेसल का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज गैस को हमें किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। तो गैस अगर होगी तो नेचुरली वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, और साथ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बना हुआ है, ये टेंड करेगा टुवर्ड्स ऑरिजिन। ये एंगल थीटा बच्चे है। अगर मैं पूछूं आपसे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो m इस केस में कितना आया हुआ है? NR/P। शायद क्लियर हो गया होगा बच्चे। यस, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका फिनिश किया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल हमने देखा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसी ऑर्डर में चल रहे हैं जैसा कि डिस्कस किया हुआ था हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस में। नाउ नोट में लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मैं पहले आपको आइसोकोरिक में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आइसोबारिक में अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, इस बार मैंने बता दिया हुआ है कि प्रेशर की प्रोसेस आइसोबारिक है। तो फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, यस, मैं कह सकता हूं dP एज वेल एज डेल्टा P बोथ आर जीरो। बोलो बच्चे, dP एज वेल एज डेल्टा P बोथ आर जीरो। यहां पर dP भी जीरो होगा और डेल्टा P भी जीरो होगा, दोनों जीरो होंगे। तो बोथ आर जीरो, बिकॉज अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्मॉल टाइम इंटरवल में भी चेंज नहीं आएगा और लार्ज टाइम इंटरवल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो dP एज वेल एज डेल्टा P बोथ आर जीरो, एग्री करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि इफ dP इक्वल टू जीरो, यस, तो dP डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो आ पाएगा। तो अगर, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो इफ dP इक्वल टू जीरो, देन यस, देन द प्रोसेस, बोलिए क्या बोलेंगे, मस्ट बी कि मे बी? यस, मस्ट बी, बिकॉज dP जीरो है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट जीरो आ सकता है। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो कंफर्म हो गया कि देन द प्रोसेस, यस, क्या लिख देंगे, मस्ट बी आइसोबारिक। 100% कैसा होगा? आइसोबारिक होगा, मस्ट बी। यस, लेकिन अगर इफ डेल्टा P जीरो पाया गया, एग्री करते हैं, अगर डेल्टा P जीरो है तो देन द प्रोसेस मे बी, यस, लिख दीजिए, देन द प्रोसेस
मे बी आइसोबारिक, उसको बोलेंगे फिर मे बी आइसोबारिक। कैसे समझिएगा, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगेन एक पीवी डायग्राम बनाता हूं, प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V वाला ग्राफ। देखो बच्चे, ये मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, एरो चलो मैंने कुछ भी कर दिया, चलो मैंने एरो ऐसे कर दिया इस बार, ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये एरो को देख के देखिए, ये वाला हो गया बेटा इनिशियल पॉइंट, ये वाला हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। आप देखिए इनिशियल और फाइनल दोनों ही पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। फाइनल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी प्रेशर यही आ रहा है, इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी प्रेशर देखो वही आ रहा है। तो PI, यस PI इक्वल टू तो बेटा PF है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। एरो को देखिए, प्रेशर पहले इंक्रीज कर रहा है और बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है, बट लेकिन PI और PF इक्वल है। प्रेशर कांस्टेंट अगर नहीं है तो दिस इंप्लाइज DP इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन PI और PF 0 है, इक्वल है, तो डेल्टा P जो बेटे होगा ये होगा PF माइनस PI, और PF और PI इक्वल है तो शायद डेल्टा P 0 आ जाएगा। एग्री करते हैं। तो इस प्रोसेस में देखिए क्या हो गया, इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या हमने देखा, इस प्रोसेस पे डेल्टा P तो 0 आया, लेकिन DP जो है वो नॉन जीरो आ गया। ऐसी कंडीशन, ये जो कंडीशन होती हैं इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर नॉन आइसोबारिक प्रोसेस। ये नॉन आइसोबारिक प्रोसेस की बेटे कंडीशन हो गई। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला हुआ है। एंड देखो, हाँ अगर हम आपसे पूछें, बहुत इजी बात है कि बताइए वर्डन बाय द गैस का साइन कैसा आएगा, तो बेटा ये ओपन कर्व है, एक्सट्रीमिटीज को मैंने मिलाया वॉल्यूम एक्सिस से, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस। देखो बेटे कैसे बन रहा है, ये इतना बड़ा एरिया आ गया। एरो देखिए, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा इस केस में वर्डन का साइन कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमने ये भी क्लियर किया कि भी नॉन आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है टू कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। ये बेटे मुझे फाइंड करना है कि भाई एक आइडियल गैस का बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है बच्चे। वी नो बल्क मॉडुलस का बड़ा फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ V टाइम्स DP डिवाइडेड बाई DV, मैंने कराया था आप लोगों को, ठीक है बच्चे। इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो DP 0 आएगा। अब बेटा 0 इंटू V 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में देखो बेटा बल्क मॉडुलस क्या हो गया, 0 हो गया। एग्री करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम देख रहे हैं। अच्छा बच्चे देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी पढ़ा हुआ था, हमने बात की थी, वहां पर भी पढ़ा था बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस, कोई भी बेटे इलास्टिक मॉडुलस होता है, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है बॉडी अपनी शेप और साइज के चेंज करने का अपोज उतना ज्यादा करती है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होगी जो बॉडी कितना भी हाई अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दें, बॉडी अपनी शेप और साइज में जरा सा भी चेंज लेकर के नहीं आएगी, तो उसका बल्क मॉडुलस इंफिनिटी होता है। क्लियर। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए एनी टाइप ऑफ मॉडुलस इंफिनिटी होता है। बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में देखिए हमने बल्क मॉडुलस को निकाला था, कितना आ गया था, इंफिनिटी आ गया था, और बिल्कुल जस्टिफाइड है। आइसोकोरिक प्रोसेस में बताइए वॉल्यूम कैसा था, कांस्टेंट था, और ये तभी हो सकता है जब पिस्टन कैसा बेटे होगा, बिल्कुल 100% कैसा होगा, फिक्स होगा। अब आप ऊपर से कितना भी प्रेशर अप्लाई करते रहिए मैनुअली, या गैस कितना भी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करती रहेगी, इसकी साइज में, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इसका बल्क मॉडुलस कितना आना चाहिए था, बोलिए इंफिनिटी। ये मैंने आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर ये हमारा बल्क मॉडुलस 0 आ गया। बल्क मॉडुलस 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर किसी भी मटेरियल का बल्क मॉडुलस 0 आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। मतलब जरा सा भी इनफाइनेटली स्मॉल अगर अमाउंट का भी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया या डिफॉर्मिंग प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो बॉडी अपनी शेप को तुरंत चेंज कर लेगी और अपनी शेप को रिगेन करने की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है।
बेटा बल्क मॉडुलस 0 है। क्लियर, मतलब हमने हल्का सा भी, अगर मान लीजिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ऊपर से लग रहा है P-ATM, नीचे आ रहा है नीचे से भी मान लीजिए गैस का जो प्रेशर है वो आपस में इक्वल है, तो इस केस में ये बैलेंस है। अब इन केस मान लीजिए किसी मैंने एनर्जी दी, यहां से इनकी स्पीड बढ़ेगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ा, तो अंदर का प्रेशर बढ़ा, क्लियर हुआ ये, तो अंदर का जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इसकी साइज को चेंज करने की ट्राई करेंगे, और बल्क मॉडुलस 0 है तो साइज को चेंज करने का ये अपोज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिस्टन है वो बिल्कुल भी फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिंग फोर्स ऑफर नहीं करेगा। तो बोलेंगे इस बार जो पिस्टन हुआ, क्लियर हुआ ये, पिस्टन इज फ्री टू मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इसको नीचे लेके आना चाह रहे हो, अगर यहां से बढ़ाएंगे प्रेशर तो नीचे आ जाएगा, यहां बढ़ाएंगे प्रेशर ऊपर चला जाएगा, तो पिस्टन बिल्कुल भी अपने मोशन का 1% भी अपोज नहीं करेगा, बिकॉज बल्क मॉडुलस कितना है, 0 है। तो कभी कभी आपको लैंग्वेज ऐसी भी मिल जाती है कि प्रोसेस का नाम नहीं बताता है, बोल देता है कि इस प्रोसेस में पिस्टन इज फ्री टू मूव। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो पिस्टन अगर फ्री टू मूव है तो यहीं से मैंने क्लियर कर लिया कि बल्क मॉडुलस 0 है। और बल्क मॉडुलस 0 कब होता है, जब प्रोसेस आइसोबारिक होती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कभी कभी आप इस तरह की लैंग्वेज को भी देखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में भी जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। बच्चों अब नेक्स्ट प्रोसेस में एंट्री करने के पहले, बिकॉज अभी हमने केवल 3 पढ़ रखी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, ठीक है, 3 और रह गई हैं। तो अभी हमने नेक्स्ट प्रोसेस को एंट्री करने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसकी स्टडी करनी है। दैट इज क्या है, ये रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ध्यान दो बच्चे, मैंने कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल C लिखा है, बिकॉज मैं हमेशा इसलिए स्मॉल c को ऐसे लिखता हूं। तो ये हो गया ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हो गया कैपिटल C, ये क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन कैपिटल Cp एंड कैपिटल Cv मींस रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को बोल देते हैं मेयर्स रिलेशन, ठीक है। तो हमको बेसिकली मेयर्स रिलेशन एंड हेंस रिलेशन बिटवीन कैपिटल Cp एंड कैपिटल Cv की स्टडी करनी है, ठीक है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि लेट n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस डेरिवेशन को बुक में कराया जाता है तो हमेशा इस डेरिवेशन को लिखा होता है लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो बच्चे के मन में क्या आता है कि ये जो रिलेशन है ये 1 मोल के लिए वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बेटे मैंने क्या लिखा हुआ है, लेट n मोल्स। तो ये n मोल्स जो भी रिलेशन बन के आएगा वो n मोल्स के लिए वैलिड होगा, चाहे n1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी होगा वो वैलिड होगा। ऑफ एन आइडियल गैस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेयर रिलेशन जो बेटे है वो रियल गैस के लिए नहीं बना हुआ है, ये केवल बना हुआ है आइडियल गैस के लिए। वो रियल गैस जो आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, क्लियर हुआ, जो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है उसके लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा जो बन के आने वाला है। उसके लिए कुछ और आएगा, रियल गैस के लिए ये नहीं आएगा जो बनने वाला है। तो लेट n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब मैंने पिस्टन को फ्री टू मूव रखा हुआ है, तो इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। और बेटे हीट करेंगे तो नेचुरली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो तब तक हीट करते चलेगा। लिखा हुआ है अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड बाय, चेंज बाय, इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T, ठीक है। देन तो क्या होगा बच्चे, देखो भाई पहली बात तो डेल्टा Q की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, होती है कितनी है, NC प्रोसेस डेल्टा T, ठीक है। बच्चे इस केस में आप मुझे बताइए कि प्रोसेस कैसी हो रही है, प्रोसेस हो रही है आइसोबारिक, राइट। कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर यहां पर कैसा है, प्रेशर बेटे कैसा है यहां पर है, कांस्टेंट है। प्रोसेस में जो कांस्टेंट होता है वो C प्रोसेस में आता है, तो डेल्टा Q की वैल्यू बेटे बन गई N कैपिटल Cp डेल्टा T, और इस प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर भी डेल्टा T हुआ है। तो ये हमारे पास बेटे क्या हो गया, डेल्टा Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा क्या हम यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होता है, डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। बोलो बच्चे, अब इस प्रोसेस के लिए डेल Q कितना आ गया, NCP डेल्टा T, और डेल्टा U सोचना ही नहीं है बच्चे, हमेशा कितना आएगा, ऑलवेज हमेशा कितना आएगा बच्चे, इसकी वैल्यू आ जाएगी NCV डेल्टा T।
वर्क डन। बेटे वर्क डन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, P डेल्टा V। आइसोबारिक की बात कर रहा हूं, आइसोबारिक के लिए वर्क डन के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, और एक होता है P डेल्टा V और दूसरा होता है NR डेल्टा T। अब आप सोचिए इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। देखो डेल्टा टी एन डेल्टा टी, तो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला अगर मैं एन और डेल्टा टी की फॉर्म में रखूंगा तो चीजों को सॉल्व करना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको एन आर डेल्टा टी, बिकॉज मैंने प्रोसेस एज्यूम ही कर रखी हुई है कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस। एग्री करते हैं बेटे? एन डेल्टा टी कैंसल आउट कर गया, यहां से आ गया कैपिटल सीपी इक्वल टू कैपिटल सीवी प्लस आर, और वी कैन से कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इक्वल टू आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, और रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो बच्चे एन का कैंसल कर गया, तो चाहे गैस का 1 मोल हो चाहे गैस के n मोल्स हो, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होल्ड करेगा, प्रोवाइडेड गैस इज कैसी? आइडियल गैस। एग्री करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि इस डेरिवेशन को बुक में देखेंगे तो हमेशा 1 मोल के लिए ड्राइव किया गया है। तो ऐसे पूछा जाता है कि भाई n मोल्स के लिए मेयर रिलेशन इन 4 ऑप्शन में क्या होगा, तो बच्चे को आता है PV इक्वल टू nRT होता है। तो अगर ये आया है R आया है 1 मोल के लिए, तो n मोल्स के लिए आ जाएगा nR, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। n मोल्स के लिए भी रखा करके देखा मैंने और n कैंसिल कर गया, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R इज वैलिड फॉर n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चे यहां पर कैपिटल CV है, मैं स्पेशली लिख भी रहा हूं, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी मोलर वाली है ये कैपिटल वाली। हाँ Cp है तो ऑब्वियसली एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, CV बेटे क्या हो गया? ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों क्लियर है ये? ठीक है बच्चे, एक फॉर्म इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा हुआ है कि मोलर हीट कैपेसिटी इज मोलर मास टाइम्स ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करा हुआ है हम लोगों ने। यस, वेयर कैपिटल M स्टैंड्स फॉर द मोलर मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। एग्री करते हैं बच्चे? क्या हम इस मेयर रिलेशन को, हाँ ये जो रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 है ये इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Cp और कैपिटल Cv है, क्या हम मेयर रिलेशन को स्मॉल cp और स्मॉल cv की फॉर्म में निकाल सकते हैं? 100% निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कैपिटल Cp को लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, अगेन लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा कॉपी करा। कैपिटल Cv के लिए मैं लिखूंगा कैपिटल M टाइम्स स्मॉल cp। बोलो बेटे कैपिटल C क्या होगा? हाँ कैपिटल M गैस है, तो गैस चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो, ऑक्सीजन चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो, चाहे ऑक्सीजन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, ऑक्सीजन बेटे अगर है तो उसका मोलर मास कैपिटल M 32 ही आएगा, है ना? तो कैपिटल M तो सेम रहेगा। ऐसी इसको लिखूंगा कैपिटल M टाइम्स स्मॉल cv इक्वल टू R। तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल cp एंड स्मॉल cv इन टर्म्स ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा? ये Cp स्मॉल cp माइनस स्मॉल cv इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटे इक्वेशन नंबर 2 में जो स्मॉल cp cv लिखे हुए हैं दे आर द ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप नोट कर लेंगे आगे कि स्मॉल cp बेटे क्या हो गया? ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। स्मॉल cv हो गया ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जितना ढंग से नोट्स बनाएंगे उतना फायदा मिलेगा, नोट करते रहिए पूरा पूरा। कैपिटल M गैस का मास नहीं है, कैपिटल M जो बेटे यहां पर है वो क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ द आइडियल गैस या ऑफ द गैस। ये गैस का जो है वो मोलर मास है। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने मेयर रिलेशन को कंप्लीटली फिनिश किया।